नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस हिंदी साहित्य के सिलसिले में। और आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए, हमने इससे पहले भी हिंदी भाषा पे बात की है और एक वीडियो लेक्चर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, जो कि इसी की श्रृंखला का दूसरा भाग ये वाला पार्ट है। तो आप इससे पहले वाली श्रृंखला को, फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जिससे जो आपकी समझ है भाषा के प्रति, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वे आपको सारे मिल सके। और देखिए, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल साहित्य गुरु चैनल पर जुड़ सकते हैं और आपको सभी चीज़ की पीडीएफ जो है वहाँ निःशुल्क मिल जाएंगे। उसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। और चलिए आज की कक्षा जो है शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी के उद्भव पर विचार करने के बाद इसके विकास क्रम का अध्ययन अपेक्षित है। हमने देखा कि हिंदी का जो उद्भव हुआ, तो हिंदी का उद्भव को जानने के बाद जो हिंदी का विकास है वह किस रूप में हुआ, इसको जानना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो हमने देखा कि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में विचरण करती हुई लोक भाषा निरंतर विकसित होती रही। हमने कैसे देखा था कि संस्कृत से जो पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का हुआ, पाली प्राकृत से अपभ्रंश का हुआ, अपभ्रंश से अभट्ट का हुआ, अपभट्ट से हिंदी का विकास हमें देखने को मिलता है। वहीं देखेंगे 8वीं शती में सिद्धों की अवहट भाषा से अपना आकार ग्रहण करती हुई हिंदी के हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अवहट को पुरानी हिंदी भी कहा गया है। 12वीं से 14वीं शताब्दी तक हिंदी का स्वतंत्र रूप सामने नहीं आ सका था। मतलब 12वीं 14वीं शताब्दी तक हिंदी का जो स्वरूप है, जो वर्तमान समय में आज हम पढ़ रहे हैं, वह स्वरूप आया ही नहीं था। वह अभी भी जो अवहट थी, संस्कृत थी, पाली थी, उसी का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। इस समय की रचनाओं पर अनेक भाषाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस समय जो बोलियां थी, जैसे कि ब्रज बोली हो गई, राजस्थानी हो गई, इन्हीं सभी बोलियों में काव्य रचनाएं हुआ करती थी और इन्हीं को हम भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे थे। इस समय की रचनाओं पर अनेक भाषाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से यह प्रमाणित हो जाता है कि उस समय स्थानीय बोलियां साहित्य का माध्यम बन रही थी। अवधी, ब्रज, डींगल और अपभ्रंश से प्रभावित इन भाषाओं में हिंदी के लक्षण प्राप्त होने लगे थे। देखिए, जो अवधी थी, ब्रज थी, राजस्थानी थी और डींगल और पिंगल। डींगल कौन सी भाषा थी? जो राजस्थानी भाषा थी। पिंगल जो ब्रज भाषा थी। तो इन्हीं को आधार बना करके काव्य रचनाएं की जाने लगी थी। और देखिए क्या है, सामान्य हिंदी का उद्भव 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। जो आज की हिंदी है, वर्तमान हिंदी, उसका जो उद्भव है 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है और अमीर खुसरो के समय से ही माना जाता है। इसका विकास 3 चरणों में हुआ। विकास के यह चरण आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित किया गया, जिसे क्रमशः भक्तिकाल और रीतिकाल का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उसी रूप से हिंदी के विकास को भी 3 भागों में बांटा गया है। वहीं देखेंगे कि आदिकाल में हिंदी अपने प्रारंभिक रूप में थी। विकास की दृष्टि से इसे क्रांति काल कहा गया है। इस काल में अपभ्रंश के स्थान पर हिंदी का प्रचलन बढ़ा रहा था। पुराने अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी, परंतु उसका प्रयोग सीमित था। व्यवहारिक धरातल पर संस्कृत अपभ्रंश रूप को छोड़कर हिंदी के प्रारंभिक रूप में ढल रही थी। अब क्या था कि संस्कृत के पुराने स्वरूप को छोड़कर जो हिंदी का स्वरूप, नया रूप था, उसको बनाने की कोशिश हमें देखने को मिलती है। इस काल की जितनी भी रचनाएं मिलती हैं, वे अधिकांशतः संदिग्ध हैं। सर्वाधिक प्रमाणिक रचना पाउलजेल काव्य है, जो 11वीं शती के शिलालेख पर आधारित है। इसके अतिरिक्त सिद्धनाथ और जैनियों का धार्मिक साहित्य, चारण भाटों की वीर रस से ओत प्रोत रचनाएं, नीति तथा श्रृंगार के मुक्तक,
काव्य भी प्रामाणिक रचनाओं के रूप में स्वीकार किए गए हैं। देखिए, जो जैन काव्य हैं, जो सिद्धों के काव्य हैं, उनको भी हम प्रामाणिक रचना के अंतर्गत मानते हैं और स्वीकार किया गया है। ठीक है। वहीं देखिए, यद्यपि प्रसिद्ध अंशों और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का बाहुल्य रहा है, मतलब जो चीज़ हम पृथ्वीराज रासों में देख रहे हैं और अन्य रासो ग्रंथों में, जो कि उसमें आधी चीज़ें हमें ऐसी लगती है कि झूठ है, गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें काल्पनिकता इनमें भी है, लेकिन फिर भी इनको प्रामाणिकता मिली हुई है। भाषा विकास की दृष्टि से आदिकाल में साहित्यिक कथा के दो रूप मिलते हैं। एक है अबहट और देसी भाषा। आदिकाल में हमें जो 8वीं शताब्दी के बाद है वह अबहट भाषा देखने को मिलेगी, जिसको हम पुरानी हिंदी भी कहते हैं, और देसी भाषा जो कि ब्रज थी, अवधी थी, राजस्थानी थी, ये सभी क्या थी? देसी भाषाएं थी। वहीं देखिए, अबहट को परिवर्तित अपभ्रंश भी कहा जाता है, मतलब अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था है वह है अबहट। मैथिल कोकिल विद्यापति की कीर्तिलता तथा उनके पदों की रचना इसी भाषा में हुई है। अबहट भाषा में ही जो मैथिली कोकिल विद्यापति हैं, अपने पदों की रचना इस भाषा में की है, अबहट में। सिद्धों और जैनियों ने अपने साहित्य की रचना देशी भाषा में की है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह भाषा जनसाधारण की भाषा थी। जो सिद्ध और नाथ थे, जो नाथ मुनि थे या सिद्ध थे, ये सभी ऋषि, मतलब ये सभी महात्मा लोग थे, तो इन्होंने जनता को संदेश देने के लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि कबीर ने किया है, और इन्हीं की भाषा में इनके लिए रचनाएं की हैं, तो हमें देखने को मिलता है। और देखते हैं कि जैन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह भाषा जनसाधारण की भाषा थी। अपने विचारों, सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सिद्धों और नाथों ने इस भाषा को साहित्यिक रूप देना प्रारंभ किया। उन्होंने उसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का उपयोग और अपनाया और ऐसी भाषा का निर्माण किया जिसे प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ व बोल सके। सिद्धों नाथों की यही भाषा संस्कृत थी, और जो सिद्धों और नाथों की जो भाषा थी, इसी को हम संस्कृत कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत नहीं थी। इसमें कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है, कई बोलियों के शब्दों का प्रयोग है, और आम जनता की जो प्रचलन में भाषा है उसका उपयोग किया गया है, लेकिन इनके अनुसार यही संस्कृत थी। ठीक है, सिद्ध और नाथ के अनुसार। वहीं देखिए, जो सधुक्कड़ी भाषा कहलाई, जो कि कबीर के उसमें देखते हैं कि इसी को कबीर ने क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा कहा है। और गोरखनाथों के छंदों की भाषा में हिंदी का झलक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देशी भाषा का एक रूप खुसरो और बंदा नवाज की रचनाओं में मिलता है। इसमें फारसी शब्दों की बहुलता है। अमीर खुसरो की भाषा में हिंदी का प्रयोग बंदा नवाज की अपेक्षा अधिक है। जो बंदा नवाज है, उन्होंने ज़्यादातर जो फारसी शब्द है उनका प्रयोग किया है। वहीं जो अमीर खुसरो हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली शब्द या हिंदी के शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। आदिकाल में 1000 ईस्वी के आसपास मुसलमानों के आक्रमण होने शुरू हुए। देखिए, 1000 ईस्वी के आसपास जैसा कि हम देखते हैं कि आक्रमण होना शुरू हुआ, तो जो आक्रमणकारी थे वो हमारे देश में आए, तो उनकी भाषा का प्रभाव भी हम पर पड़ा। तो भाषा में जब उनका भाषा का प्रभाव भी हम पे पड़ा, तो हमने उनसे भी कुछ शब्द सीखे, कुछ चीज़ों को जाना, और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी भाषा के अंतर्गत आने लगी। उनके शब्दों को हम जैसे आने लगी, जैसे कि आज हम एक चीज़ खाते हैं, मोमोज़, तो ये मोमोज जो शब्द कहाँ का है? यहाँ का नहीं है। ये जो शब्द है चाइना का होगा या कहीं और का, वहाँ पे भी कुछ और ही बोलते हैं। लेकिन जो भारत में प्रचलन है मोमोज का, वह हमारी संस्कृति तो थी नहीं, ये तो बाहर से आई हुई है। तो वही सभी चीज़ें भाषा में परिवर्तित हमें देखने को मिलती है। परिवर्तन कैसे होता है ये देखने को मिलता है। देखिए क्या है, उत्तर भारत का राजनीतिक वातावरण अस्तित्व और सुशांत था। उत्तर भारत का जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा शांत था, इसीलिए साहित्य और संस्कृति का केंद्र राजस्थान बना।
और आदिकालीन साहित्य की अधिकांश रचनाएं राजस्थान से ही प्राप्त होती हैं। राजस्थान और उसके आसपास देखिए क्या था कि जितने भी आक्रमणकारी थे, जैसा कि आपको पता है पंजाब वाला जो क्षेत्र है वह थोड़ा राजस्थान और गुजरात से होता हुआ पड़ता है, तो जितने भी आक्रमणकारी हैं वे सारे के सारे उधर से ही आते थे, तो वही लोग युद्ध ज़्यादा करते थे। तो उन्हीं की रचना शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि उनके राजकवि उनकी वीरता के लिए किया करते थे, उनकी प्रशंसा के लिए किया करते थे। तो शुरुआती दौर में जो साहित्य है उसी क्षेत्र में हमें अधिक देखने को मिलता है। उस समय 4 भाषाओं का प्रयोग हो रहा था: अपभ्रंश मिश्रित पश्चिमी हिंदी, डींगल, राजस्थानी। साहित्य में प्राय डींगल और पिंगल का प्रयोग हो रहा था। डींगल देखिए राजस्थानी भाषा थी, वहीं पिंगल जो था वह ब्रज भाषा थी। तो डींगल में रासो साहित्य रचा गया और डींगल वास्तव में राजस्थानी और उत्तरी अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। आदिकाल के बाद डींगल भाषा में साहित्य की रचना नगण्य है। पिंगल डींगल की अपेक्षा सरस, व्याकरणबद्ध और कोमल शब्दों से युक्त थी। यह ब्रज भाषा ही थी। डींगल राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों को आत्मसात करते हुए भी पिंगल ने अपनी कमनीयता नहीं छोड़ी थी। इस युग में हिंदी की विभिन्न बोलियां अपने स्थान पर व्यवहार में आने लगी थी। हम देखते हैं कि देखिए डींगल पिंगल के प्रयोग होने से क्या हुआ कि जो बोलियां हैं जो जनता उपयोग में ला रही है, उन बोलियों को अब साहित्य में लाना शुरू किया धीरे धीरे, और जो जन प्रचलन में बोली जाने वाली बोलियां हैं उनके कुछ शब्दों को साहित्य में स्थान मिलना शुरू हुआ। और धीरे धीरे जब उसका विकास होने लगा तो एक नई भाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं उसका विकास हमें देखने को मिलेगा। मध्यकाल साहित्य और भाषा के विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल है। राजनीतिक दृष्टि से यह काल कई राजवंशों के आविर्भाव और तिरोभाव का काल। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने राजपूत रियासतों को नष्ट कर दिया। पूर्व मध्यकाल में तुर्क, मुगल, गौरी और सूरी जैसे राजवंश सत्ता के लिए परस्पर युद्धरत रहे। उत्तर मध्यकाल में मुगल राजवंश की सत्ता सर्वोपरि हो गई। स्थिरता के इस युग में प्रचुर साहित्य की रचना हुई। आदिकाल में जो बोलियां स्थानीय प्रभाव से उद्भूत हो रही थी, मध्यकाल में साहित्य की भाषा बनी। इस काल में पूर्वी हिंदी से अवधी और मैथिली राजस्थानी से मारवाड़ी मारू भाषा, पिंगल से ब्रज भाषा और खुसरो आदि की भाषा से खड़ी बोली हिंदवी और गोरखनाथ, नामदेव और कबीर आदि संत कवियों की भाषा से सधुक्कड़ी भाषा का विकास हुआ। संत कवियों की भाषा में विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्द रहते हुए भी प्रधानता पश्चिमी हिंदी के शब्दों की रही। विद्यापति की अवहट भाषा इस काल में मिथिला जनपद तक सीमित होकर मिथिला भाषा में परिवर्तित हो गई। हिंदी की अन्य बोलियों से इसका संपर्क नहीं रहा, परस्पर आदान प्रदान भी नहीं रहा, इसलिए मैथिली भाषा का हिंदी विकास में योगदान केवल आदिकाल तक ही सीमित हो गया। देखिए क्या हुआ कि जब मध्यकाल में आक्रमण हो रहे थे, आक्रमणकारी आ रहे थे, तो उनके साथ जो संस्कृति आ रही थी, उनके साथ जो बोलचाल, भाषा, रहन सहन आ रहा था, इसका प्रभाव हमारे देश पे देखने को मिलता है। और धीरे धीरे जब बोलचाल लोगों में आपसी व्यवहार होने लगा, बातचीत बढ़ने लगी, तो जो उनके शब्द जो हमें उनके अच्छे लगे हमने उनको अपनाया, जो उनको हमारे शब्द अच्छे लगे वो उन्होंने अपनाया। और ऐसे क्या है, हमने अपने शब्दकोश को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया, विविध कर दिया। मतलब उसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होने लगा, एक खिचड़ी बन गई। मतलब ना तो वो पूर्ण रूप से हिंदी का शब्द था, ना ही वह, हम अगर आज हिंदी भी बोल रहे हैं तो इसमें हम कई फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई मतलब इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, पंजाबी, ब्रज भाषा, मतलब अलग अलग क्षेत्र के शब्दों का इस्तेमाल करके हिंदी हम बोलते हैं। अगर हम शुद्ध हिंदी बोलें तो शुद्ध हिंदी बोलने पे बहुत ही ज़्यादा हमें खुद को कठिनाई महसूस होगी। तो इस प्रकार से जो हिंदी है
उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी। और हम देखते हैं कि जो खिचड़ी भाषा, जिसको सधुक्कड़ी भाषा कहा जा रहा है, जो कि कबीर, नामदेव और जो दादू पंथ के लोग थे, जो कि मतलब संत लोग थे, उनके रूप में, उनके भाषा में हमें देखने को मिलता है। तो और देखते क्या है, अन्य बोलियों से इसका संपर्क नहीं रहा। और जो मैथिली है, मैथिली भाषा, इसका मतलब विकास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो एक छोटे क्षेत्र में बोला जाता था और इसका जो प्रचार प्रसार है नहीं हो पाया। इसलिए जो मैथिली है इसका विकास हिंदी के उसमें नगण्य है, मतलब इसकी भूमिका बहुत ही कम रही है। हिंदी विकास में योगदान केवल आदिकाल तक ही सीमित हो गया। इस काल में संस्कृत भाषा में भी काव्य रचना हो रही थी, पर उसका प्रयोग जनसाधारण में नहीं था। यह केवल पंडितों और विद्वानों की भाषा थी और इसे बोलने व लिखने वालों की संख्या सीमित थी। मध्यकाल में जिन 3 बोलियों का विकास हुआ वे थी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। यह तीनों लोक भाषाएं थी। मध्यकाल में, या हम कह सकते हैं जिस काल में हम हिंदी का आरंभ देखते हैं, वह उस समय 3 भाषाओं का प्रयोग हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वह पहली अवधी, दूसरा है ब्रज और तीसरी है खड़ी बोली। यह तीनों लोक भाषाएं थी, मतलब जो जनता प्रयोग करती थी वे भाषाएं ये तीनों थी। और लोक के जीवन को अभिव्यक्त करने में सक्षम थी। अवधि पूर्व मध्यकाल में अवधि का महत्व साहित्य की दृष्टि सर्वाधिक है। जगनिक के आला खंड में अवधि के प्रयोग मिलते हैं, परंतु इसे साहित्यिक भाषा के रूप में जायसी ने पद्मावत महाकाव्य द्वारा स्थापित किया। जैसा कि आपको पता है कि जो जायसी का पद्मावत है वह ठेठ अवधि में लिखा गया है। ठेठ अवधि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो गांव या प्रचलन, गांव देहात में बोली जाने वाली जो अवधि है, उसको उन्होंने अपनी भाषा का आधार बना करके काव्य रचना की है पद्माकर, और उसको बहुत ही कहते हैं ठेठ अवधि है। और वहीं साहित्यिक अवधि का प्रयोग हमें रामचरितमानस जो तुलसीदास की है उसमें देखने को मिलता है। जायसी ने पद्मावत महाकाव्य द्वारा स्थापित किया। अवधि का साहित्य हिंदी साहित्य का गौरव है। तुलसी का रामचरितमानस, कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती जैसी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अवधी भाषा की यह धारा भी 3 रूपों में प्रवाहित हो रही थी। पहली धारा सूफी कवियों की अवधि है। सूफी कवि इस्लाम से प्रभावित थे और हिंदी प्रेम कथाओं के माध्यम से अपने सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे थे। इसीलिए अवधी भाषा को अपनाते हुए भी अपने को अरबी फारसी के प्रभाव से मुक्त नहीं रख सके। अरबी फारसी के शब्द और मुहावरे सहज रूप से उनकी भाषा के अंग बन गए थे। तो देखिए क्या है कि जो अरबी फारसी है उनको अलग करके नहीं रख सके, ठीक है, और उनके जो मुहावरे थे उनका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उन्होंने ठेठ स्थानीय अवधि को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, और जो पद्मावत में हमें देखने को मिलता है वह ठेठ अवधि देखने को मिलती है। वहीं देखिए क्या है, दूसरी धारा के प्रतिनिधि कवि गोवर्धन दास आदि थे। इन्होंने अपने प्रेमाख्यान में जिस अवधि का प्रयोग किया उसमें अरबी फारसी के स्थान पर अपभ्रंश और संस्कृत के शब्दों की संख्या प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। और तीसरी धारा में तुलसीदास जैसे कवि थे जो राम काव्य की साहित्यिक भाषा थी। यह भाषा थी तुलसी के कारण अवधी भाषा सामान्य बोली से साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हुई। उनके बाद अवधी का प्रयोग धीरे धीरे कम होता गया। उत्तर मध्यकाल में रामकाव्य के मर्यादा स्वरूप के कारण रामकाव्य और अवधी भाषा में साहित्य की रचना ही लगभग समाप्त हो गई। ब्रजभाषा हिंदी भाषा के विकास में ब्रजभाषा का अपूर्व योगदान था। शुरुआती समय में हम देखते हैं कि जो अवधी है इसका प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो ब्रजभाषा है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी रचनाकार जो है, जो रचना कर रहा है वह ब्रज को ही अपनी भाषा के रूप में ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो श्रृंगारिक वर्णन है, अलंकारिकता है, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुत हो पाती है। इसलिए हमें
ब्रज भाषा का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा कवियों द्वारा किया जाते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, मध्यकाल की वह साहित्यिक भाषा थी और 16वीं सदी तक उत्तर भारत की सभी भाषाओं को अपने से पीछे छोड़ चुकी थी। जो ब्रज भाषा थी मध्यकाल की क्या थी, साहित्यिक भाषा, मतलब जिसका प्रयोग लेखनी में किया जा रहा था, वह भाषा थी ब्रज भाषा। और 16वीं शताब्दी तक सभी भाषाओं को उसने पीछे छोड़ दिया, सभी भाषाओं को अपने पीछे छोड़ दिया था। आदिकालीन पिंगल भाषा को आदिकालीन पिंगल भाषा की विशेषताओं को समेटे यह भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जो शुरुआती समय में हम ब्रज भाषा देखते हैं उसका जो उत्कर्ष रूप है वह हमें 16वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, रीतिकाल से पहले और रीतिकाल में। तो भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल में इसे अवधि से मुकाबला करना पड़ा, पर रीतिकाल तक आते आते इसी प्रतिद्वंदिता के लिए कोई भाषा शेष नहीं बची थी। ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की भाषा थी। भक्त कवियों ने अपने काव्य द्वारा निरंतर इनके माधुर्य और लालित्य में अभिवृद्धि की। शूर ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी सूर की भांति ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य की रचना की। यह सभी कवि संगीत मर्मज्ञ थे, इसीलिए ब्रजभाषा में नाद, सौंदर्य और संगीतात्मा का गुण इस काल में उसकी शक्ति बनकर उभरा। सूर के अतिरिक्त नंददास, बिहारी, घनानंद, देव, सखा, रसखान की रचनाएं ब्रजभाषा ही नहीं हिंदी साहित्य की बहुमूल्य निधि है। देखिए जो ब्रजभाषा की जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वह कौन कौन से हैं और उनकी जो रचनाएं हैं वह कौन सी है। देखिए जो बिहारी हैं, घनानंद हैं, देव हैं, रसखान हैं और रसखान और नंददास, ये सभी जो हैं सूरदास, नंददास, बिहारी, घनानंद, देव, रसखान, ये सभी जो हैं पूरे हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाकारों में से हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं में जो भाषा का प्रयोग है वह बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का है, इसलिए इनकी रचनाओं को हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और देखिए क्या है, रीतिकालीन ब्रजभाषा की मिठास में अवधी, मैथिली, राजस्थानी और हिंदवी आदि सभी भाषाएं डूब गई। यह सब अपने अपने क्षेत्र में ही प्रयोग में आने लगी और ब्रजभाषा का काव्य पर एकाधिकार हो गया। इस काल की सभी भाषाओं पर ब्रजभाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यवहार बहुल होने पर भी इस ब्रजभाषा का कोई मानक रूप या परिनिष्ठित रूप नहीं मिलता है। काल विपर्य यह ब्रजभाषा भी रीतिकाल के अतिरिक्त चरम में लोकप्रियता के शिखर से गिर गई। इसके वर्ण विषय सीमित होते गए और उसका जन संपर्क टूट गया। सामाजिक हीनता का मूल्य उसे अपने पद से अपदस्थ होकर चुकाना पड़ा। खड़ी बोली का प्रयोग दिल्ली, मेरठ के आसपास के प्रदेशों में हो रहा था। अमीर खुसरो और कबीर आदि संत कवियों ने इस भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया। अवधि और ब्रज के सामने खड़ी बोली का साहित्य में प्रयोग सीमित रहा। वास्तव में खड़ी बोली का प्रयोग मुसलमान अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में कर रहे थे। दरबार और काव्य में अरबी फारसी का प्रयोग हो रहा था। यही कारण है कि खड़ी बोली को मुसलमानों की भाषा कही जाने लगा। और देखिए क्या है, उत्तर भारत में इसे साहित्य का माध्यम नहीं बनाया गया, परंतु दक्षिण भारत में 18वीं शताब्दी से मुसलमानों के साथ इसने दक्षिण में प्रवेश किया और सामान्य भाषा के पद पर अपना
आधिपत्य जमाया। देखिए खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली का विकास इस रूप में हमें देखने को मिलता है, जो शुरुआती समय की रचनाएं हैं आदि काल में, जिसको हम डिंगल कह रहे हैं, जो कि राजस्थानी मिश्रित भाषा थी। शुरुआती दौर में उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी समय जो अपभ्रंश है, जिसको हम अबहट भी कह रहे हैं, उसका प्रयोग भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद जब मुसलमान आक्रमणकारी हमारे देश पर आए तो वे फारसी भाषा और अन्य भाषाएं अपने साथ लाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ की भाषा थी उसमें उनके शब्दों का समावेश, उनकी भाषा का प्रभाव, उनकी संस्कृतियों का प्रभाव हम पे पड़ने लगा। और जो यहाँ की ब्रज भाषा थी उसकी रचनाएं फिर क्या थी, साहित्यिक भाषा के रूप में होने लगी। और जो लोग थे, मतलब जो साधु संत लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा को खड़ी बोली या सधुकड़ी बोली में परिवर्तित कर लिया। और जब रीति काल में ब्रज भाषा बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा घोर श्रृंगारिकता अलंकारिकता हो गई, उसको केवल मनोरंजन के प्रयोग के लिए रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं जो खड़ी बोली है उसको फिर से प्रयोग हम आधुनिक काल में देखेंगे और उसका विकास देखेंगे। 18वीं शताब्दी से मुसलमानों के साथ इसने दक्षिण में प्रवेश किया और सामान्य भाषा के पद पर अपना आधिपत्य जमाया। खड़ी बोली दक्षिण में दक्षिणी हिंदी कहलाई तो उत्तर में हिंदवी, दोनों ही स्थानों पर इसे मुसलमानों का प्रतिनिधि मानने के कारण हिंदी कवियों ने इससे परहेज किया। शुरुआती समय में परहेज करने का कारण यह था क्योंकि ये मुसलमान लाए थे इस बोली को, इसलिए जो शुरुआती समय में इसका प्रयोग नहीं करते थे जो रचनाकार थे। ठीक है, वहीं देखिए क्या है, मध्यकालीन हिंदी इस सभी रूपों में एक बात स्पष्टता से उभर कर सामने आती है कि उस समय एक भाषा में अन्य सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग निसंकोच रूप से किया गया। परिणामतः किसी भी भाषा का एक परिनिष्ठित रूप विकसित नहीं हो पाया, वे सभी मिश्रित रूप में ही स्वीकृत रहे। मतलब क्या था कि इतनी सारी भाषाएं थी लेकिन कोई एक भाषा ही सबसे ज़्यादा परिनिष्ठित या सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट ना बन करके सभी भाषाओं का मेल जोल जो रहा वही भाषा महत्वपूर्ण बन गई। ठीक है, और देखिए क्या है, आधुनिक काल, यह काल खड़ी बोली के विकास का काल है। खड़ी बोली, देखिए आधुनिक काल, जैसा कि हमें पता है हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है, जैसा हमको पता है हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है भारतेंदु का समय 1850 के बाद, उस समय से ही हम देखते हैं कि गद्य और पद्य, क्या हो गया, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आई है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ पहले। आधुनिक काल से हम देखते हैं कि कैसे जो खड़ी बोली है उसका विकास हमें देखने को मिलता है, जो कि 1850 जो भारतेंदु युग से माना जाता है। 1868 से भी कई विद्वान मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल 1868 से ही मानते हैं। गद्य और पद्य की भाषा बनने के कारण जो खड़ी बोली का विकास हमें आधुनिक काल में देखने को मिलता है। और उसके बाद द्विवेदी युग में, उससे पहले खड़ी बोली का विकास हमें नहीं देखने को मिलता है इस रूप में। देखिए क्या है, आधुनिक काल, यह काल खड़ी बोली के विकास का काल था। ठीक है, तो देखिए क्या है, आधुनिक काल जो है खड़ी बोली के विकास का काल है। और इस काल में हमें जो खड़ी बोली है उसका विकास क्रम देखने को मिलेगा और उसका जो विकास है निरंतर हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक आधुनिक काल, यह काल खड़ी बोली के विकास का काल है। खड़ी बोली के साथ साथ मध्यकालीन ब्रज भाषा और खड़ी बोली तथा ब्रज का मिश्रित रूप भी व्यवहार में था, पर धीरे धीरे उसका प्रयोग कम से कमतर होता गया। राजनीतिक परिवर्तनों ने भी भाषा के विकास को प्रभावित किया। जो राजनीतिक परिवर्तन के कारण भाषा का जो विकास था वह अवरुद्ध हुआ, उसमें रुकावटें पड़ी और कई भाषाएं जो विकसित हो सकती थी वह नहीं हो पाई। जैसे कि अवधी नहीं हो पाई,
ब्रज भाषा का भी विकास नहीं हो पाया, वह रीतिकाल में ही मतलब सिमट गया। उसके बाद क्या था, खड़ी बोली का विकास जो है आधुनिक काल में भारतेंदु के मतलब संघर्षों के कारण हमें इसका विकास देखने को मिलता है। वहीं देखिए क्या है, 18वीं शताब्दी में कई राजनीतिक उथल पुथल हुए, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए मुगल सम्राट के पतन के बाद मराठा, अफगान और अंग्रेज नई ताकत बनकर उभरे और हिंदी प्रदेश को अपने अधिकार में करने के लिए प्रयासरत हुए। विजय अंग्रेजों की हुई और उन्होंने ब्रज तथा अवधि के साहित्यिक रूप को छोड़कर खड़ी बोली को विचार विनिमय का माध्यम बनाया। वहीं देखिए जो विजय जब अंग्रेजों की हुई तो उन्होंने जो खड़ी बोली है उसको ही अपनी भाषा का मतलब अपने विचारों के विनिमय आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का आधार बनाया वह खड़ी बोली को बनाया, ठीक है। तो जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे मतलब उसका प्रयोग जो है राजनीतिक रूप से होने लगा अंग्रेजों के आने के बाद। देखिए क्या था, मिश्रित रूप भी व्यवहार में था, पर धीरे धीरे उनका प्रयोग कम से कमतर होता गया। राजनीतिक परिवर्तनों ने भी भाषा के विकास को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी में कई राजनीतिक उथल पुथल हुए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा, अफगान और अंग्रेज नई ताकत बनकर उभरे और हिंदी प्रदेश को अपने अधिकार में करने के लिए प्रयासरत हुए। विजय अंग्रेजों की हुई और उन्होंने ब्रज तथा अवधि के साहित्यिक रूप को छोड़कर खड़ी बोली को विचार विनिमय का माध्यम बनाया। तत्कालीन लोक भाषा और जनभाषा के रूप में खड़ी बोली आकार ग्रहण करने लगी। आज जनता ब्रज तथा अवधि को छोड़कर खड़ी बोली को अपना रही थी और शासक वर्ग से बढ़ावा दे रहा था। शासक वर्ग क्या था, खड़ी बोली को बढ़ावा दे रहा था। क्यों? क्योंकि इससे क्या था कि मतलब जो शासन करने वाले थे उनको ये भाषा थोड़ी ज़्यादा आसान लग रही थी अन्य भाषा के तुलना में। तो शासक क्या था, इस भाषा को बढ़ावा दे रहा था और आज जनता ब्रज तथा अवधि को छोड़कर खड़ी बोली को अपना रही थी और शासक वर्ग इसको बढ़ावा दे रहा था। इसलिए 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। प्रेस और समाचार पत्रों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे यह पद्य की भाषा भी बन गई। 19वीं सदी से पहले खड़ी बोली का साहित्य प्रयोग नगण्य है। 19वीं शताब्दी से पहले हम देखेंगे कि जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग हमें देखने को ही नहीं मिलता। साहित्य के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है अमीर खुसरो के समय 11वीं या 10वीं 11वीं शताब्दी में जब अमीर खुसरो थे तो उनके कुछ पहेलियों में, मुहावरों में यह हमें देखने को मिलते हैं। और लेकिन जो खड़ी बोली का प्रयोग है वह हमें 19वीं शताब्दी के बाद ही देखने को मिलता है और भारतेंदु के समय से ही, और उनसे पूर्व थोड़ी बहुत रचनाएं हमें देखने को मिलती है, वो भी पद्य में। लेकिन गद्य में भारतेंदु का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही गद्य भाषा खड़ी बोली को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, शताब्दियों में 18वीं शताब्दी में उत्तर भारत में लिखी गई रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ और दौलतराम का जैन पक्ष पुराण पुस्तकें खड़ी बोली का स्वरूप निर्धारित करती हैं। दक्षिण भारत में गद्य की परंपरा अधिक सुव्यवस्थित रूप से मिलती है। वहाँ हिंदवी के रूप में यह व्यवस्था में लाई जा रही थी। उत्तर भारत के खड़ी बोली गद्य से सीधा संबंध न रखते हुए भी ख्वाजा बंदा नवाज से लेकर मोहम्मद वली उल्लाह कादरी की कृतियों में मौजूद हिंदी पना खड़ी बोली के पूर्व सूत्र रूप को सामने लाता है। तो देखिए क्या है कि मतलब खड़ी बोली का विकास हमें देखने को किस रूप में मिल रहा है, यही सारी बातें हो रही हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, परंतु इसका विकास बहुत धीमा था। अंग्रेजी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में इसके विकास का एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत किया। लॉर्ड वेलेजली ने जॉन
गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में जिस ओरिएंटल सेमिनरी की ने 1802 में भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल को नियुक्त किया। 1802 में जो भाषा मुंशी के रूप में लल्लू लाल जो है इनको नियुक्त किया गया और इनको यह कहा गया कि मतलब खड़ी बोली के विकास में अपने सहयोग दो और इसका विकास करने में मदद करो। तो यह देखने को मिलता है। और लल्लू लाल देखिए क्या है, लल्लू लाल की जो रचनाएं हैं वह है सिंहासन बत्तीसी, जैसा कि पहले हमने देखा भी होगा, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, विक्रम बैताल की कहानियाँ और शकुंतला नाटक आदि पुस्तकें प्रकाशित कराई गई। लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकोतोपाख्यान खड़ी बोली की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन दोनों ने अरबी फारसी के प्रभाव से भाषा को सुरक्षित रखा। लल्लू लाल और जो सदल मिश्र हैं इन्होंने उर्दू और फारसी के शब्दों के प्रभाव से हिंदी को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इन्होंने शब्दकोश का भी निर्माण किया, हिंदी के शब्दकोश का भी निर्माण किया है। ठीक है। इंशा अल्लाह खान ने हिंदुस्तानी रूप का समर्थन किया, जो सदासुख लाल ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का राजा से प्रसाद सितारे हिंद का झुकाव उर्दू की ओर था, परंतु साहित्य को पाठ्यपुस्तक गुटका में उन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया। खड़ी बोली हिंदी के विकास में तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त प्रांत में राजा लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद तथा नर्मदा चंद राय ने खड़ी बोली की हिमायत की। नवीन चंद्र ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रचार के लिए अनेक पुस्तकें खड़ी बोली में लिखी और लिखवाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1865 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। प्रचार का माध्यम उन्होंने हिंदी को बनाया। पंजाब जैसे अहिंदी भाषी प्रांत में उन्हीं के प्रभाव से हिंदी का विकास हुआ। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने सनातन धर्म के उपदेश के रूप में खड़ी बोली का विकसित रूप प्रस्तुत किया। खड़ी बोली के विकास में हिंदी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला पत्र 1826 में उदंत मार्तंड के नाम से निकला। इसके बाद बनारस अखबार, सुधाकर, बुद्धि प्रसाद, समाचार, सुधावर्षन आदि प्रकाशित हुई। ये सभी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने खड़ी बोली में योगदान दिया और इनका जो प्रकाशन है वह जो इनमें प्रकाशित होने वाली रचनाएं हैं उन्हीं से खड़ी बोली जो है आज की अवस्था में हमें देखने को मिल रही है। इन पत्रों की मुहावरेदार भाषा ने जनसाधारण के बीच अपनी पैठ बनाकर खड़ी बोली संपुष्ट किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली के परिमार्जन के साथ साथ उसके शैलगीत रूप का विकास भी किया। निबंध और नाटक की विधाओं में खड़ी बोली जीवंतता और परवर्ती गद्य की प्रायः हर प्रधान शैली का उदय उनकी रचनाओं में मिलता है। मौलिक कृति में के अतिरिक्त संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली की प्रसिद्ध रचनाओं के सफल अनुवादों द्वारा इन लेखकों ने अपनी खड़ी बोली सामर्थ्य को भी प्रकट किया। 20वीं शती के प्रारंभ से ही हिंदी के विकास में तेजी आ गई। इसकी पृष्ठभूमि 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ ही तैयार हो चुकी थी। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और इसी वर्ष जो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद का भाषण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो देखेंगे कि हिंदी का विकास किस रूप में हमें देखने को मिल रहा है और इसका जो विकास है भारत में किस रूप में हो रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है वह किस रूप में देखने को मिल रहा है।
19वीं शताब्दी में कचहरियों में हिंदी को स्थान मिला और इसी वर्ष सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन दोनों कारणों से खड़ी बोली की लोकप्रियता और व्यावहारिकता में बढ़ोतरी हुई। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती का संपादक बनने से उसे आशीर्वाद भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। भारतेंदु के मनमाने, अनियमित और क्षेत्रीय प्रयोग से उन्होंने हिंदी को मुक्त किया। खड़ी बोली को पद्य भाषा के रूप में भी स्थापित किया। अब गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई। द्विवेदी जी ने संस्कृत से हिंदी का संबंध नहीं तोड़ा, अर्थात तत्सम शब्दों को ग्रहण किया। दूसरी ओर उर्दू से उन्होंने परहेज नहीं किया, इसीलिए उनके द्वारा निर्मित हिंदी का स्वरूप जनसाधारण की भाषा के निकट था। द्विवेदी युग की समाप्ति और छायावाद के उदय होने तक खड़ी बोली प्रौढ़ हो चुकी थी। पंडित कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण इसके व्यवस्थित हो जाने का प्रमाण है। छायावाद युग से ही व्याकरण अनियमितता की समाप्ति और मानक प्रयोगों की शुरुआत मिलती है। इस समय से ही खड़ी बोली को परिनिष्ठित हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस हिंदी के शब्द समूह में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा, साथ ही संस्कृत उपसर्गों और प्रयत्नों की सहायता से नए शब्द भी निर्मित किए गए। ध्वनि व्यंजक अनुरणात्मक शब्दों की खोज की गई, उनका काव्य में सार्थक प्रयोग किया गया। संगीतात्मकता लाने के लिए कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया गया। स्वप्निल जैसे नए विशेषणों का निर्माण किया गया और अंग्रेजी के भी कई वाक्यांशों और मुहावरों को रूपांतरित किया गया, जैसे भग्न हृदय, स्वर्ण, स्वप्निल, मुस्कान आदि। पंत प्रसाद महादेवी, निराला आदि कवियों में भाषा की यह विशेषता देखने को मिल जाती है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि जो खड़ी बोली है, जो हिंदी भाषा है, उसका विकास खड़ी बोली के रूप में कब और कैसे हुआ। वहीं देखिए, जो छायावाद के बाद प्रगतिवादी युग में हिंदी में आंचलिकता का पुट अधिक रहा। प्रयोगवाद और नई कविता ने खड़ी बोली को आधुनिक संवेदनशीलता प्रदान की। गद्य और पद्य दोनों में इस प्रकार परिनिष्ठित हिंदी स्थापित होकर निरंतर अपनी सामर्थ्य में वृद्धि कर रही है। आज हिंदी विश्व की किसी भी भाषा से कम नहीं है। निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी के साथ साथ हिंदी आलोचना, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में भी अपनी शक्ति का प्रकट कर रही है। केवल हिंदी क्षेत्र में ही नहीं, हिंदोत्तर क्षेत्रों में भी हिंदी व्यवहार और साहित्य की भाषा बनती जा रही है। अलग अलग भाषाओं के शब्दों से ग्रहण से हिंदी का अखिल भारतीय रूप विकसित हो रहा है, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत है। विज्ञान, वाणिज्य और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हिंदी अपनी पैठ बना रही है। नई पुस्तकों और शोध के माध्यम से आधुनिक ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी अपनी उपयोगिता सिद्धकार रही है। तो देखिए, क्या है, जो हिंदी है उसका विकास हमें इस रूप में देखने को मिलता है। और आज के समय में जो हिंदी का विकास है वह ऐसे हो रहा है। अब हम जानेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसकी लिपि का विकास कैसे हुआ, उसको भी हम देखेंगे। यह थी हिंदी के विकास की पृष्ठभूमि, एक तरह से पृष्ठभूमि है जो हिंदी का विकास क्रम रूप में चल रहा है, वह कैसे हुआ। अब हम इसके आगे वाली कड़ी में जानेंगे, इसकी अगली श्रृंखला में देखेंगे कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसका विकास कैसे हुआ और उसमें जो अन्य चीज़ें हैं, जो भाषा है, जो बोली है, उसका विकास कैसे हुआ। इन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो मुझे आशा है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई उसका कर दूंगा। और अगर अच्छा लगा हो तो देखिए लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं हिंदी से रिलेटेड
ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं और मैं हिंदी के से रिलेटेड फैक्ट्स भी बताता हूं, जिससे आपको क्या है, हिंदी की जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो जाएगी। और ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल साहित्य ग्रुप पे मिल जाएगी, और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी बढ़िया कंटेंट आपके लिए देने की कोशिश करूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में, और जब तक के लिए धन्यवाद।